हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात तो करेंगे बिल्कुल। हमारे पास जो टॉपिक है पाक अफ़गान रिलेशन या पाक अफ़गान डिस्प्यूट्स, उस हवाले से भी बात होगी। हमारे नए आर्मी चीफ का दौरा एलओसी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं स्पेशली टीटीपी की, और अब बातें हो रही हैं कि शायद दाइश भी इस चीज़ का हिस्सा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फखर। ये आपने बड़ा आज जबरदस्त मेन्यू लेकर आए हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। बस आप लोगों से सीखते रहते हैं। सर, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त तो हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये लास्ट ईयर जनवरी में, सॉरी इस साल जनवरी में ये शुरू हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों से उसमें काफी तेजी आई है। कभी अफगान तालिबान आके बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कभी फेंसिंग काटते हैं, कभी क्या कुछ करते हैं। हम वही इससे पहले अशरफ गनी साहब की हुकूमत में भी हम ये सारा कुछ देखते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस वक्त तो हम बहुत अपना जोर जताते थे, लेकिन अब अफगान तालिबान के सामने हम कुछ बेबस नजर आ रहे हैं। आपका सर टेक चाहूंगा इस सारी चीजों के ऊपर। देखें, इसके पीछे बहुत बड़ा पस मंज़र है और बहुत सारी बातें, बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सब लोग जानते हैं। जी। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कुछ तालिबान के साथ पाकिस्तान की गलतफ़हमियाँ भी हैं और कुछ एहसान फ़रामोशी भी नज़र आती है। देखा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान के दरमियान, चाहे वो अफ़गान तालिबान हों, चाहे वो पाकिस्तान तालिबान हों, उनके साथ ठीक है, एक टकराव की कैफ़ियत भी रही है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल तालिबान का केस अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने नेगोशिएट करवाया और उसको फैसिलिटेट किया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और एक वक़्त तो ये था कि जब सारे लोग ये समझते थे कि अफ़गान तालिबान और ये सारे तालिबान जो हैं जिनको वो दहशतगर्द भी कहते थे ये पाकिस्तान की मुट्ठी में हैं। तो हालाँकि ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी। पाकिस्तान अगर जो लोग अंदरूनी हालात को जानते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इन सब के साथ मामलात को लेकर अमेरिका के सामने और दूसरी आलमी ताकतें थीं, उनके सामने रखता था और किस तरह से एक अहम प्रोसेस जो है, वो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया और जिस तरह से हुकूमत जो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को मिली ठीक है जो हमारे फाटा के जो इज़ला हैं और कुछ इज़ला जो बलूचिस्तान के हैं, वहाँ पर कोट अनकोट शरपसंदों का जिस तरह से सफाया किया गया, वो भी एक ज़ाहिर है कि चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख़ का और ज़ाहिर है कि उसकी भी वजूहात हैं कि जिस तरह देखें ये है कि आपके पास पावर मौजूद है, आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जी। ये तालिबान ने जो उसके पास पावर मौजूद थी जिस तरह से भी वो उनके पास पावर आई, वो सब जानते हैं कि किस तरह से तालिबान को मुस्तहकम किया गया और फिर उनको डिसमेंटल करना क्यों ज़रूरी था। लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले जिस तरह तालिबान ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसका गलत इस्तेमाल शुरू किया। जिस तरह जिहाद के फ़लसफ़े को गलत तौर पर पेश किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दी हुई जो इस्लामी तालीमात की हैं, उसके मुनाफ़ी किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, तो ज़ाहिर है कि वो फिर जब अवाम परेशान होती है और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं रियासत को इंतहाई कदम उठाने पड़ते हैं, अपनी रियासती रिट जो है, स्टेट रिट को कायम करने के लिए। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने भी अपनी जो स्टेट रिट थी उसको कायम करने की कोशिश की और उसमें कुछ इख्तलाफ़ात और जो मुखासमत है, वो ख़ास तौर पे बढ़ी भी लेकिन फिर जिस तरह से टीटीपी के लोग अफ़गानिस्तान के अंदर चले गए और अब पाकिस्तान हुकूमत अफ़गान हुकूमत के साथ और अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ जिस तरह से नेगोशिएट कर रही थी, तो ये सारे पस-ए-मंज़र हैं कि वो चीज़ें हैं
लेकिन अब एकदम से जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सर उठाना शुरू कर दिया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसके पीछे क्या वजूहात हैं। क्या अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है और जिस तरह से भारत एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहा है, अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहा है चीन के खिलाफ और चीन के दोस्त ममालिक के खिलाफ, तो उसकी नजर उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जाना बड़ा जरूरी है। फिर ये कि जिस तरह से भारत की अपनी एक सुपर पावर, इलाके की सुपर पावर बनने की एक जुस्तजू जो बहुत सालों से जारी है, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। अब जो काबुल के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने को जिस तरह से निशाना बनाया गया, अब उसमें जिन कुव्वतों के नाम आ रहे हैं, बहरहाल वो पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस जरूर हैं। फिर जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ से डाली जा रही है, वो वहां की हुकूमत पर है। ये अफगान तालिबान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहां पर पाकिस्तान के सफारत खाने और जो दीगर एसेट्स हैं और जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है वहां पर डेवलपमेंट में, उसकी हिफाजत करना। और 40 साल देखें, कहां 80s है और कहां अब हम 2022 में बैठे हैं, तो बहुत सारे साल, तकरीबन कोई 40+ ईयर्स बनते हैं, 40 साल 42 साल से ज्यादा का अरसा बनता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को, उनके मुहाजिरीन को किसी ना किसी तरह से संभाला देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस के इल्जामात हो सकते हैं और हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगान की जो हुकूमतें हैं, जो भी पिछले अदवार में रहीं और जो भी मामलात रहे, उसमें अफगानियों को और अफगान हुकूमतों को सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की है और वो कोशिशें रायगा नहीं जानी चाहिए। और जिस तरह से तालिबान का केस पाकिस्तान ने लड़ा है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर, उसको भी मद्देनजर रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा कहीं सर। ऐसा ना, एक मैं 2 जुमले कह लूं, जी, जी। फखर, कि कहीं ना कहीं ऐसी झलक नहीं नजर आनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के अवाम और दूसरे ममालिक ये कहें कि ये एहसान फरामोशी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें देखा जाना जरूरी है। और दूसरा, जिस तरह के हमारे इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, उनको देखते हुए कहीं किसी को, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हों, तालिबान हों, किसी तरह के भी या दूसरी एजेंसीज हों, किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम और रियासी इदारे इतनी कुव्वत रखते हैं कि वो उनको एक बार फिर मलिया मेट कर सकें और उनका सफाया कर सकें। अच्छा सर, एक चीज़ और है, हम ये बात तो बहुत करते हैं कि जी इंडिया के बहुत सारे कॉन्सुलेट थे, 8 थे, कभी कहते हैं 10 थे, पता नहीं बॉर्डर के साथ-साथ। लेकिन सर 1 साल से ज़्यादा टाइम हुआ कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत है और इंडिया की एम्बेसी भी ऑपरेशनल नहीं रही थी, बंद हो गई थी मुकम्मल तौर पे। हम्म। अब इसके साथ फिर हम कब तक ये कहानी करते रहेंगे सर? हम इसको क्यों नहीं कहते कि 1980 में जो हमने किया, 1979 में, 2001 में और 2015 में, हम इसको क्यों नहीं लेते कि हम ये कहें कि हाँ, ठीक है, हमें नज़र रखनी चाहिए, वो इंडिया कर रहा हो, अफ़गानिस्तान के और कोई फोर्सेज़ हो जो हमारे खिलाफ कर रहा हो, ईरान कर रहा हो या यूएई कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी रखनी चाहिए। लेकिन हम कौन है सर कि हम वो मैं खुद अफ़गान लीडरशिप से मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकातें काबुल में भी हुई और इस्लामाबाद में। सर वो कहते हैं आप हमारे कामों में क्यों इंटरफेरेंस करते हैं? जब वो नहीं खुश हमारे इन चीज़ों से, तो हम खामखा के उनके मामे-चाचे बनने की कोशिश क्यों करते हैं? ये चीज़ बिल्कुल मुझे नहीं सही। समझ आती। आखिर देखें, जो सो कॉल्ड अफगान जहाद है और उसको शुरू करना जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। राइट। पाकिस्तान को वो जहाज कोट एंड कोट शुरू करने का कतन कोई जवाज नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के जी, पास।
लेकिन पाकिस्तान की जो मार्शल हुकूमत थी, उसने इसको लिया और वो एक डायरेक्ट वॉर थी अमेरिका की जो पाकिस्तान ने लड़ी। बिल्कुल। आप उसको इस्लामी जहाद का नाम दे दें, अफगान जहाद का नाम दे दें, इसको आप कुछ भी आप कह दें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जहाद नहीं था, वो अमेरिका की जंग थी रूस के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान ने उसका साथ दिया और हमें कतन ये हक नहीं पहुंचता था। वो अफगानिस्तान जानता, वो यस। रूस जानता, बिल्कुल। वो अफगानिस्तान और रूस के दरमियान एक बायलैटरल जो भी मामला थे, रूस उसको फतह कर लेता या अफगानिस्तान रूस को फतह कर लेता, और अफगान हुकूमत को जो मदद चाहिए थी वो उसको फ्राहम की जानी थी। हम्म। कोई नए स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं बनाए जाने चाहिए थे, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की भरपूर मदद की और वो उसका शाखसाना पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान तो उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ नहीं था, कोई इस तरह की दोस्ती नहीं थी, लेकिन उससे ये हुआ कि हमने शिया तालिबान और ये सुन्नी तालिबान टाइप की जो इस्लाहात हमारे सामने आ गई, और फिर जिस तरह से नॉर्दर्न अलायंस और फलां अलायंस और ये और हिकमत यार ग्रुप और वगैरह वगैरह, आपको पता है कि कितने ग्रुप वहां पर लड़ रहे थे और कौन किसको सपोर्ट कर रहा था, वो सारे का सारा बहुत अजीबो-गरीब तरह से हुआ है और सारा उसका शाखसाना जो है, वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। राइट। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे 70s में, 80s में क्यों इतने ज़्यादा खराब हो गए? फिर 90s में बहुत ज़्यादा क्यों खराब हो गए? जितनी डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान कर सकता था ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, वो बहुत ज़्यादा सुरखरू नहीं हो पाई हैं। तो राइट। बहरहाल हमारे दरमियान कुछ मुगालते, गलतफहमियां मौजूद हैं। जी। उनका किसी तरह से कोई ऐसा जॉइंट फोरम होना चाहिए जिसके ऊपर बात हो, और जो तालिबान का तशद्दुद अमेज रवैया है, उसको भी चेक किया जाना चाहिए। हम्म। उसको अफगान तालिबान की लीडरशिप उसको देखे या जी। कोई अ, और जिस तरह से हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं पिछले बहुत सारे कई सालों के अंदर, जी। उसको भी देखा जाना चाहिए कि ईरान को हमसे क्या शिकायतें हैं और हमको ईरान से क्या शिकायतें हैं। कहीं एग्जैक्टली। रिकंसिलिएशन का प्रोसेस ईरान के साथ भी चलना चाहिए, कहीं रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है वो ये तालिबान के साथ भी चलना चाहिए, और तालिबान को भी समझना चाहिए कि वो ताकत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के रियासी इदारों को पीछे नहीं धकेल सकते। राइट। अवाम की जो एक पब्लिक स्पेस है, उसको उसके ऊपर वो काबिज नहीं हो सकते। राइट। लेकिन बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान की हैं अफगानिस्तान के हवाले से, उसको जाहिर है कि पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतता रहा है, भुगत रहा है, लेकिन वो एक रिकंसिलेशन का प्रोसेस चलाने के बाद उसको भी उन अमूर को भी तय ठीक होना ज़रूरी है। अच्छा सर, इस वक़्त जिस तरीके से टीटीपी ने अनाउंस किया है 28 नवंबर को कि हुँ, सीज़फायर जो है हम ख़त्म कर रहे हैं और अब दोबारा से हम अटैक्स कर रहे हैं, और उन्होंने पहला अटैक जो किया है, वो उन्होंने बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी क्वेटा में किया। क्या कहेंगे, एक तो बीएलए का थ्रेट भी मौजूद था जिन्होंने इस साल 2 बड़े हमले बलूचिस्तान के अंदर किए। हुँ, इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी का हमला इससे अलावा है, लेकिन जो बलूचिस्तान में 2 उन्होंने किए, वो 2 बड़े अटैक्स, कामयाब हमले उन्होंने किए। एक तो सर ये, इस सी कॉन्टेस्ट में फिर सीपैक और चाइना के कंसर्न्स कैसे काबू पाया जाएगा? क्योंकि इन्वेस्ट करता है, वो पैसा लगाता है और उसके बाद अगर वो उनके बंदे भी मर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क हो, वो चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो या कोई और हो, वो किसी कंट्री में जाकर पैसा लगाएगा। देखें फ़खर, जिस तरह की सूरत हाल आपने बताई है, बीएलए और ये तहरीक तालिबान, ये दोनों का जो एजेंडा है, वो मुल्क दुश्मन है। जी। जिस तरह की सूरत हाल है, ग्रीवेंसेस का अगर आप डीप डाउन आप इसको देखें तो वो ग्रीवेंसेस नहीं हैं, वो
और क्योंकि ग्रीवेंसेस जो होते हैं, उनको कहीं आप तरीके से सेटल डाउन करते हैं। दहशतगर्दी जो है, वो सेटल डाउन नहीं हो सकती, उसके ऊपर नेगोशिएशन भी नहीं हो सकती। और वो अगर ये चाहते हैं, ठीक है, ये अटैक किया उन्होंने, फाइन, तो क्या उसका कोई रद्द-ए-अमल सामने रियासती इदारों से नहीं आएगा? एक बात। अगर वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका ख़मियाज़ा उन कुव्वतों को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि उनके जो एजेंट पाकिस्तान में हैं, उनको ही भुगतना पड़ेगा। एक तो ये देखना पड़ेगा। जी। और ये क्लियर कट बात है कि दहशतगर्दी किसी तरह की भी हो, उसको नहीं उसको एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता और उसके जी। साथ नेगोशिएशंस भी नहीं हो सकती। राइट। दूसरी बात आपने की, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से और सीपैक के सीपैक के हवाले से, बारे ज़ाहिर है इसके ऊपर हमारे भी कंसर्न्स हैं, चीन के भी कंसर्न्स हैं। पहले भी सीपैक जो है वो तातुल का शिकार रहा है और आज भी उसके लिए खतरात मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है अफ़वाज को सामने आना पड़ेगा। पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले भी सीपैक की जितनी राहदारी है, उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है और मैं ये तवक्को रखता हूँ, जिस तरह से अगर आप आसिम मुनीर साहब की जो रेज़िलियंस जो उन्होंने पिछले वक़्त में दिखाई है, मुख़्तलिफ़ जो भी उनके फ़राइज़ थे उसको अदा करते हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसके लिए भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली लेकर आएँगे और मेरा नहीं ख़्याल कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कोई थ्रेट सीपैक के लिए होगी। हुँ। और पाकिस्तान की अफ़वाज और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो इसको तहफ़्फ़ुज़ देना जानते हैं और पाकिस्तान की सारे इदारों को ये मालूम है हुँ। कि अगर सीपैक को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया, तो पाकिस्तान के लिए जो हम गेम चेंजर की बात कर रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं सीपैक के हवाले से, वो नहीं हो पाएगा और राइट। चीन से दोस्ती अलग हमारी ख़राब होगी और जो कर्ज़े चीन की तरफ से हैं, उनकी अदायगियों के ऊपर भी ज़ाहिर है कि हमें हुँ। मुश्किलात दरपेश होंगी और जी। जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुई है। बिल्कुल। ज़ाहिर है कि कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर आके मुफ्त में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। सर वो सुना है कि वो कंडीशंस तो बड़ी सख्त हैं, जो हुँ। मार्कअप रेट और ये सारी चीज़ें, ये तो सुना है कि शायद दुनिया में सबसे महँगी इन्वेस्टमेंट है इस वक़्त चाइना की, जो पाकिस्तान को अ, महँगी पड़ रही है। देखें, अगर हम इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ज़ाहिर है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो पैसा लगाता है, वो कुछ ना कुछ अपनी बेनिफिट्स के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए लगाता है। एक बात तो ये है, कोई राइट। अल्लाह वास्ते आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे की जा रही होती है, वहाँ के जो सिक्योरिटी चैलेंज वो होता है या रिस्क जो होता है, उसको इवैल्यूएट करके उसका इंटरेस्ट रेट रखा जाता है। हुँ। महफूज़ मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है, वो काफ़ी कम होता है। ओके। पाकिस्तान बहुत वक़्त से 40-50 सालों से कोई बहुत ज़्यादा महफूज़ मुल्क नहीं है और रियासती इदारों की सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान वो सतह नहीं हासिल कर पाया दुनिया के अंदर कि जिसको हम कहें कि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कंट्री है। जी। तो मेरा ये ज़ाहिर है कि उस लिहाज से और फिर ये है कि बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट भी है और कुछ ग्रांट्स वगैरह भी इसके अंदर बिल्कुल। कुछ हिस्सा शामिल रहा है और है। लेकिन ज़ाहिर है कि चीन की अगर माशी तरक्की के मॉडल को देखा जाए, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने और उसके ऊपर जो रिस्क इंश्योरेंस है, उसको इंक्लूड करके अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो शुरू करते हैं। दुनिया राइट। भर में उनका मॉडल यही है। जी। सर उनका मॉडल तो ठीक है, हो सकता है, अब तो ख़ैर मुझे लग ये रहा है कि चाइना का अपना मॉडल अपने मुल्क में फ्लॉप हो रहा है, तो हमारे मुल्क में क्या कैसे सक्सेसफुल होगा। लेकिन
खैर वो एक अलग बहुत बड़ी बहस है, किसी और टाइम उस पे बात कर लेंगे। सर इस वक़्त एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 दिन पहले विज़िट किया एलओसी के ऊपर और वहाँ कहा कि अगर हिंदुस्तान ने किसी किस्म की कोशिश की तो हम उनको जवाब देंगे। हालाँकि एलओसी के ऊपर 1.5 साल से काफ़ी अमन है, ये दोनों साइड्स के लोग कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि यार कुछ भी नहीं है, काफ़ी खामोशी और ये बहुत अच्छी बात है। हमारा इस वक़्त सर वेस्टर्न बॉर्डर ज़्यादा गर्म है। वहाँ पे मुकम्मल खामोशी है, फेंसिंग काट दी गई बहुत ज़्यादा, बहुत हमले हुए और हो रहे हैं। हुँ, कल रात जो नौशहरा में अटैक हुआ, इससे पहले लकी में जो अटैक हुआ, उससे पहले गज़ई ताने के ऊपर जो अटैक हुआ, वाना के अंदर और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बड़े वाक़यात हो रहे हैं। तो उस तरफ हुँ। की कोई बात नहीं की, लेकिन जनरल साहब ने एलओसी जाके बेहतर समझा। आपका थोड़ा-सा एनालिसिस चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। देखें जो अभी काबुल पे अटैक है ना उसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि एजेंसीज़ की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, जो शवाहिद जी, समझो कि इस वक़्त बयान किए जा रहे हैं या डिस्कस हो रहे हैं, जी, तो मैं जो समझता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो बयान है शायद वो उस कॉन्टेक्स्ट में है, एक बात। राइट। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कोई बहुत ज़्यादा हॉट उस तरह की परसूट्स नहीं है इस वक़्त बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई गरमा-गर्मी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह के अज़ाइम और जिस तरह की स्टेटमेंट्स बाहर की तरफ से आती हैं तो वो और दूसरा ये है कि अब यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे इनडायरेक्ट भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है या पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशंस कर रहा है और वो तालिबान वाला फैक्टर भी है और वो अ, थोड़ा अब कुछ आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में जो सारी सूरत-ए-हाल जी। पिछले वक़्त में रही है और जिस तरह की उसमें तेज़ी आई है और उसके अंदर भी भारत की जो एजेंसी है, उसका नाम लिया जाता है और लेकिन एक एक और सॉरी आपको थोड़ा-सा इधर रोकूँगा, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ये जी, हमने कहा कि हमने डोज़ियर्स भी दिए, सब कुछ किया। लेकिन सर डायरेक्टली वहाँ बलूचिस्तान का तो बॉर्डर लगता नहीं है इंडिया के साथ, वहाँ ईरान है, तो ईरान को आज तक हम तो नहीं क्यों बरास्ता पूछते? ईरान आपने देखे ना सर तो कलभूषण बराबर वाला जो ईरान आते तो वाक़या हमें ईरान को पूछना पड़ेगा ना, इंडिया तो हाँ। कहीं और वाक़या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कुलभूषण के अगर हम स्टेटमेंट्स को लें जी, तो वो बहुत वाज़ेह हैं और हमें इससे हम पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी इस मामले को उठाया है, मज़ीद जी, उठाने की ज़रूरत है। जी, असल में ईरान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के साथ मामला ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि वो जी, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं न कहीं फ़ैसिलिटेशन हो रही है, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की, उसको रोका जाना ज़रूरी है। राइट, तो अब ज़ाहिर है कि मुमकिन है कि जो भी शवाहिद आर्मी चीफ साहब के पास हैं, तो उन्होंने किसी बुनियाद के ऊपर ही ये स्टेटमेंट दी होगी और राइट, हम उसके ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरी जो अभी आपने बात की थी ना कि चीन के अपने अंदर की सूरत-ए-हाल और जी, आपको पता है वहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी चल रही है जी, और वहाँ पर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर गैर मुल्की कंपनियाँ और इदारे काम करते हैं बिल्कुल। और उनको पहले तो 1 महीने का क्वारंटाइन था और बहुत इंटेंस क्वारंटाइन था जी। जाते हुए भी और सारी सूरत-ए-हाल और फिर 15 दिन का हो चुका है और अभी तक सर वो वहाँ पर तब केसेज़ हुआ है कि वहाँ लोगों ने रेज़िस्ट किया सर, वहाँ पे जो हालात बिल्कुल। उन्होंने बनाए थे। अब मुझे ये बताएँ कि दुनिया में सिर्फ़ कोविड चाइना के अंदर था जिन्होंने लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर बंद किया हुआ था। मसला ये अफ़सोस के साथ कि हम लोग इसके ऊपर पाकिस्तान में बैठकर हम कहते हैं कि चाइना, हालाँकि चाइना में जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन सर हो रही है, मेरे ख़्याल में मुझे अफ़सोस होता है कि यार मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइना में इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि हुँ, आपने हुँ। जेल के तौर पे बंद किया हुआ लोगों को और आप उनको आने नहीं देते। अगर कोविड सिर्फ चाइना में था तो फिर तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही है कि उन्होंने सब लोगों नहीं, को नहीं सही कहते घर बात के है, अंदर बैठ जाओ। सर नहीं, नहीं अमेरिका में आप आया, यूरोप में आया, पाकिस्तान में आया, हिंदुस्तान में आया जिनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। कहीं पे नहीं है ज़ीरो जिसे कहते हैं कोविड पॉलिसी सिर्फ चाइना शी जिनपिंग साहब को लगा हुआ है कि यार मैं 80 करोड़ लोगों को बंद कर दूँगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर अभी भी हमारे जो दोस्त साहब वहाँ पर मौजूद हैं, जी। वो यही कहते हैं कि अभी भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ के ऊपर, उनकी मूवमेंट के ऊपर। वो 2-2 साल से जब से ये कोविड वाला सिलसिला शुरू हुआ है, वो हुँ, पाकिस्तान नहीं आ पाए हैं और जो दूसरे मुल्कों के हैं, वो वहाँ पे नहीं जा पाए हैं
और उनको ये रहता है कि अगर हम चले गए, तो फिर शायद वो वापस अपनी नौकरियों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर चीन के अंदर नहीं आ पाएँगे। हुँ। एक तरह से हमें ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे होंगे कि अभी चंद रोज़ पहले भी 4000 केसेज़ वहाँ पे रिपोर्ट हो गए हैं चाइना के अंदर जी। कोविड के। आई आई डोंट नो कि जिस तरह मुझे नहीं मालूम कि ओवरऑल वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो चाइना से बाहर नहीं भी आती है। सर वो अ, कंट्रोल उनके 1-2 तो मेरे ख़्याल 1-2 अखबारात है, 1-2 टीवी चैनल्स है और वो भी वो जब उनके जो जो भी तरीक़ाकार है अकॉर्डिंग टू दैट वो हुँ, चल रहे होते हैं, वहाँ तो वो है हुँ, ही नहीं, सारी चीज़ों के ऊपर बैन है। और उसके साथ-साथ सर अगर ये वाली बात हम कर लें कि कोर्ट कहीं और चला जाएगा 4000 सर अब कोर्ट किसी को हो भी जाता है आफ्टर 24 आवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आज से 2 साल पहले मैं मानता हूँ अगर किसी को हो जाता तो बहुत अमवात भी हुई और बहुत हुँ। ज़्यादा टेंशन भी थी, लेकिन अब तो नहीं है सर। आफ्टर 2 इयर्स तो कम से कम वो सिचुएशन नहीं, नहीं, दुनिया के बिल्कुल किसी और सही मुल्क बात में है। नहीं। अब बहुत सारी वैक्सीनेशन के बाद जो है बिल्कुल सर, जैसे मुझे कुछ 4-5 दफ़ा हो चुका है। बिल्कुल ठीक। और वो 2-4 दिन के अंदर जो सूरत-ए-हाल मेरी होती है और फिर वो कुछ दवाइयाँ और कुछ चीज़ें, कोई एहतियात वो जी, करके वो अगेन नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाता है सर, बिल्कुल। नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो कोविड केसेज़ की तादाद है, वो समझ में नहीं आ रहा कि चीन ने पूरी दुनिया की मदद की है कोविड को कंट्रोल करने की, तो चीन के अंदर कोविड कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? एक तो ये बात है कि अगर केसेज़ बार-बार ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दोस्त अहबाब वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से, जी, जिनसे हमारे राब्ते हैं जी, किसी न किसी तरीके से हो जाते हैं, हालाँकि वहाँ बिल्कुल, पर कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है वहाँ पे व्हाट्सऐप और ये वो सारी जो हैं वो बहुत उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिल्कुल लेकिन फिर रिस्ट्रिक्टेड भी है। वो भी ये कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी एहतियात के बावजूद भी ये कोविड केसेज़ जो हैं, एक ख़ास सतह से निचली सतह पे क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ दिनों के बाद फिर कोई ना कोई एकदम केसेज़ की तादाद ज़्यादा हो जाती है। और अगर एक टेंडेंसी मौजूद है चीन के अंदर कोविड केसेस बढ़ने की, तो जी, उसकी वजूहात को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जो गैर मुल्की काम कर रहे हैं और गैर मुल्की एजेंसीज़ जो काम कर रही हैं शंघाई में ख़ास तौर पर और दूसरे जगहों के ऊपर जहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी सूरत-ए-हाल है और उनकी ह्यूमन रिसोर्स एंगेज है और इस वजह से उनकी बहुत सारी जो ह्यूमन रिसोर्स है फैक्ट्रियों की बहुत ज़्यादा बंदिश की वजह से या कम स्टाफ के साथ काम करने रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर ऑलराइट, उनको क्लोज़ डाउन उनको बंद भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि फिर जो चाइनीज़ ह्यूमन रिसोर्स है, वो फ़ारिग हो जाएगी। वो जो 12 साल के अंदर उन्होंने गुर्बत की लकीर से अपनी सारी पॉपुलेशन को ऊपर लेकर गए हैं, तो फिर उनको दूसरा खतरा गुर्बत का एक बार फिर जो है वो लाहक हो जाएगा। वो जो राइट, माशी ताकत इस वक़्त दुनिया की नंबर 1 बनने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि कहीं सदर शी जिनपिंग जो हैं या उनकी टीम जो है, वो उनके नज़र में भी ये मामला सारे होंगे और कोई मजबूरी तो होगी। अ, अब मैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ़ कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी। और तो ये वाक़ई नहीं आपकी बात सही है, लेकिन लेकिन कोविड की बुनियाद लेकिन के सर ऊपर मैं ये बता रहा हूँ कि कोविड अह अगर अ, सिर्फ़ चाइना में हो तो हमें फिर बिल्कुल हम यहाँ पे बैठ के हमें हक भी नहीं है और अभी उनकी पॉलिसी के ऊपर हमें क्रिटिसिज़्म करने का भी राइट नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया में भी आया, बाकी दुनिया में भी गुज़रा, लॉकडाउन भी हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अब किसी को याद भी नहीं है कि किस बला का सही नाम हुआ करता था कोविड, लेकिन शी जिनपिंग साहब ने उसको बाँधा हुआ है। लेकिन सर खबरें तो ये भी आ रही है कि उनकी इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है, जिसे कहते हैं कि आवाम के ऊपर प्रेशर रखने के लिए और ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ों को आवाम के सामने लेके आ जाते हैं। कभी अजीब-अजीब किस्म के एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे होते हैं, कभी क्या। सर बजाए इसके कि वो एक चीज़ थी, एक ताकत उनके पास आई थी, इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई थी उनकी, बजाए इसके कि उसको मज़ीद बेहतर करते, वो कहीं और ला रहे लग रहे हैं और अनलिमिटेड पॉलिसी लेके आए हुए हैं कि वो शी जिनपिंग साहब जो है वो प्रेज़िडेंट रहेंगे, पता नहीं मरते दम तक शायद बादशाहत उन्होंने कायम की हुई है चाइना के अंदर। नहीं वो खैर नहीं अच्छा कुछ इत्तलात आप जैसे बता रहे हैं, ये आ रही हैं और अगर उन इत्तलात के हवाले से हम बात करें तो यकीनन ये कोई
वाक़ई तशवीश वाली बात है कि इस तरह बिल्कुल, की जो इत्तलात आ रही हैं वो चीन के जो बैनुल अक़वामी इमेज है बिल्कुल, वो उसको भी नुकसान पहुँचा रही हैं। बेशक। अब ज़ाहिर है कि मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, नहीं सर, हम तो तो मैं जस्ट नो, नो, हाँ, बिल्कुल सर, तो ब लेकिन आप अब ये है एनालाइज़ कि कर रहे हैं सिचुएशन को। हाँ, लेकिन अब ये है कि चीन के जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो सरकार के उनके इदारे हैं, बिल्कुल, उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मैंने एक चीज़ महसूस की है कि इवन उनके जो सफारतकार हैं वो भी इस मामले में कोई आज़ादाना राय नहीं दे सकते। वो भी अपनी एक ख़ास पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ़ जो उनके सफ़ीर साहब हैं, वो ही इसको लेके चलते हैं। तो बिल्कुल, ये बहरहाल एग्ज़ैक्टली, अब इनको वो तो ज़ाहिर है कि जो भी मामलात जो इस वक़्त जी, बातें गर्दिश कर रही हैं दुनिया के मीडिया के ऊपर उसका जवाब तो सदर शी जिनपिंग ने ही देना है। और जो पहले एक हम कह रहे थे कि बहुत कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स है, अब तो लगता है कि ब उसमें भी कोई इज़ाफ़ा हुआ है। बिल्कुल सर, वो जो बेशक। कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म जो था, तो मेरा वो वो ऐसे ही ज़्यादा अगर स्ट्रिक्ट सूरत कर दिया हाल गया है, है। जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो फिर ज़ाहिर है कि इसके ऊपर लोग बात राइट, करेंगे बिल्कुल सर और और चीन को इसके ऊपर जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 अरब की जी। पॉपुलेशन रहती है। हम ये नहीं कहते कि हम उनके इंटरनल मैटर्स में जाके इंटरफेरेंस हम या कोई भी किसी को हक नहीं है। डेढ़ अरब लेकिन से भी ज़्यादा ही है मेरा तो ख़्याल है क्योंकि डेढ़ अरब की तो भारत की है। 135 से 140 करोड़ वो कह रहे हैं और शायद चाइना हाँ, की उससे 1.5 अरब या 160 करोड़ के हुँ, आसपास होगी, जी, जितनी जी। भी है। बट हुँ, द थिंग इज़ कि उसको रखने के लिए जो एक तरीकाकार है, हम ये नहीं कहते कि वो डेमोक्रेसी रखते हैं या वो फिर जो भी पॉलिसी हुँ, रखते हैं या बादशाहत रखते हैं, वो उनका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन जो दुनिया के सामने वो पिक्चर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरा ख़्याल बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप हो रही है और ये शी हुँ, जिनपिंग साहब या उनकी जितनी भी टीम के लोग हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बिल्कुल आपके सही। टाइम के लिए और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।